Hello students, this is video number 8 of work power and energy, and today we are going to do some problems, again some problems on work energy theorem. इसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम की अब ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पे थर्ड वीडियो आई मीन टू से दिस इज थर्ड वीडियो जिसके अंदर हम वर्क पावर एनर्जी की थ्योरम पे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वही इसके बीच में ही हमने इंक्लूड किया हुआ है, जिसको हमने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोला है। तो उसी पे हम कुछ प्रॉब्लम्स और करने वाले हैं, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स जिसमें सूडो फोर्स की भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हो इस ब्लॉक एम को हम ऊपर की तरफ ए से बी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी कि आप वर्क डन बाई फोर्स एफ निकालना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है, वर्क डन बाई फोर्स एफ निकालना चाहते हो यहाँ पे। हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यहाँ यूज़ करेंगे, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करेंगे, वो तो ठीक है। एक तो इस स्लोली का मीनिंग क्या है? स्लोली का मीनिंग ये है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहली बात ये। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप इसमें आप वर्क डन बाई फोर्स कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ आपको। वर्क डन बाई फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी K2 प्लस U2। ठीक है, K2 और के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ज़ीरो। तो बाद में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है? यहाँ जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। ठीक है, तो ये तो सब कुछ पता चल गया हमें। सिर्फ चक्कर ये है कि अगर ये निकालना चाहते हो तो ये पता होना चाहिए वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वर्क डन बाई फ्रिक्शन हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे क्योंकि म्यू हमें यहाँ पे गिवन है, इसलिए वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा। अगर वो म्यू की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि आप फ्रिक्शन को यहाँ कंसिडर करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी फ्रिक्शनल फोर्स आप देखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स का एंगल जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स का एंगल जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, क्योंकि जब भी फ्रिक्शन लगेगी इधर, जब ये ब्लॉक इधर पहुंचेगा तो फ्रिक्शन का एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होता जाएगा। जब भी, क्योंकि आप सामने क्लियरली देख सकते हो कि ये जो आपका सरफेस है वो बिल्कुल अलग सा है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे आपकी फ्रिक्शन क्या है वो चेंज होने वाली है। तो सॉरी, एंगल चेंज होने वाला है थीटा। इसलिए ऐसे केसेस के अंदर जब हमें फोर्स वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, जब थीटा भी चेंज हो रहा हो या फोर्स चेंज हो रही हो, तो हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आपने देखना है अब हम किस तरह से यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। जब हम इसको कंसिडर करेंगे ना, तो हम करेंगे क्या कि हम इसमें ना, क्योंकि हमें मालूम है हर जगह एंगल चेंज हो रहा है, अगर मैं इसको क्या मान लूँ, बिल्कुल इतना छोटा सा एक एलिमेंट ले लूँ, बिल्कुल छोटा सा एक एलिमेंट ले लूँ जिसको मैं यहाँ से बोलूँगा कि ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, जो यहाँ से x दूरी पे है, ए पॉइंट से वो x दूरी पे ये एलिमेंट मैंने लिया। एलिमेंट इतना छोटा लिया, मैं आपको बताया कोई भी कर्व्ड चीज़ हो जिसमें अगर छोटा सा सरफेस मानोगे तो उसको आप स्ट्रेट मान सकते हो, तो इसको भी हमने स्ट्रेट मान लिया। तो ठीक है, इस एलिमेंट को हमने कंसिडर किया कि इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि एक बार फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट हो गया तो फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको कैलकुलेट करने में। डेल्टा के तो जीरो था, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी में भी mgh है, तो बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें मेन चीज़ है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैलकुलेट करने पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अब बेस्ड हो चुका है। ठीक है, तो हमने ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? ये जो एलिमेंट हमने लिया, ये जैसे ये एलिमेंट हमने लिया इधर तक, ठीक है, ये इतना सा एलिमेंट जिसका, ये देखो मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। देखो, ये एलिमेंट हमने इतना सा लिया, जो हमने एलिमेंट लिया उसका ये डी एस है, जो उसकी लेंथ है इंक्लाइन में वो डी एस है। वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? वो x डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी पे है? x तो लिया हुआ हमने ऑलरेडी, कुछ और कुछ भी ले लो, x डैश डिस्टेंस पे है। ठीक है, और उस इसकी विड्थ ऐसे इसी डायग्राम को ना, ये जो रेड वाला मैंने बनाया ना, इसी रेड वाले को मैं थोड़ा बड़ा करके इनलार्ज करके देख रहा हूँ। मान लो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा हूँ तो ऐसे बड़ा सा नज़र आएगा।
ठीक है, ये बड़ा सा नज़र आया, ब्लॉक इसके इसके ऊपर है इस समय, ठीक है, इसके ऊपर पहुंचा और यहाँ मैंने वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग थ्रू दिस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन डिस्प्लेसमेंट थ्रू दिस DS, ठीक है, तो उसको मैंने देखना है। तो ये जब मैंने ये देखा आपका क्या, ये इसको बड़ा किया मैंने, तो बड़ा करने के बाद मुझे नज़र आया कि ये एंगल यहाँ पे एक फिक्स एंगल बना रहा होगा थीटा, ठीक है, पूरे में थीटा चेंज होता जा रहा है क्योंकि ये सारा कर्व्ड शेप है, लेकिन थीटा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, इतना छोटे से डिस्टेंस के लिए हम मान लेंगे कि मतलब आपकी जो बॉडी है जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसका डिस्टेंस, उसका थीटा चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे थीटा चेंज हो रहा है, बट हम जब इतना छोटा लें तो हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस, वो उतने डिस्प्लेसमेंट में थीटा चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, थीटा चेंज नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि इसका DW हम कैलकुलेट कर लेते हैं, DWF लिख देता हूँ क्योंकि फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू एन कितना होगा यहाँ पे, म्यू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी, म्यू एम जी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे फिक्स है इसलिए म्यू एम जी कॉस थीटा लिख रहा हूँ। ये पूरे पूरे पाथ की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक तो कॉन्टीन्यूसली थीटा की वैल्यू चेंज होती रह रही है, लेकिन उसके लिए DW के लिए चेंज नहीं हो रही उतने से डिस्टेंस के लिए, इसलिए हमने क्या लिखा, म्यू एम जी, ये आ गई आपकी फोर्स फ्रिक्शन, और इनटू क्या, DS, डिस्टेंस कितना चला, इनटू DS, इनटू डिस्टेंस DS चला, और इसको नेगेटिव साइन डाल दो। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट की तरह, और फोर्स हमेशा मोशन से उल्टी होगी, इसलिए कॉस जो एंगल आता है वर्कडन का, जो ये कॉस थीटा अलग थीटा है, ये कॉस थीटा है जो आप वो लेते हो एन बनाते टाइम लेते हो, वो लेते हो ना ऐसे, ऐसे लेते हो ना ऐसे, फिर ये एम जी कॉस थीटा आता है ना, ये वाला थीटा, और एक थीटा होता है जो हमने उसमें लेना होता है, किसमें, जो एक थीटा हमने लेना होता है जिस समय हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं एफ और एस के बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वो जब उल्टा हो, जैसे जब आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये वाली है लेकिन फोर्स उल्टी लगती है, तो इसलिए नेगेटिव साइन तो आएगा। तो ये आ गया आपका क्या क्या निकाला हमने, DFW, डी डब्ल्यू एफ इक्वल टू क्या आ गया, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा DS, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इसको अच्छे से करो, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, मुझे मालूम है, मैं इनको स्किप भी कर सकता था, लेकिन ये अगर आपके दिमाग में बैठे हो ना तो आपका क्या होता है कि आपको पता चलता है अच्छा अच्छा ये ऐसे करते हैं, इनको करने से आएगा, ये काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, खासतौर पर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इरोडोव का क्वेश्चन है ये, तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इसको अच्छे से हम सीखेंगे तो हम काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन सीखने से क्या होता है, हम आगे से हमारा कमांड अपने आप बनती जाएगी। अभी डर लगता है कई बार कि यार ये क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, बट जैसे जैसे आप ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे आपका कमांड बढ़ती जाएगी और आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अभी आपने बहुत फिजिक्स पढ़नी है, बहुत बार सेम सेम चीज़ें आप देखोगे, अच्छा ये तो वहाँ पर भी किया था, अच्छा ये तो वहाँ पर भी किया था, अच्छा यहाँ पर इसलिए किया, यहाँ पर इसलिए किया। जब आप आगे आगे बढ़ोगे, इंटीग्रेशन के बहुत से चैप्टर आने वाले हैं अब आगे आगे, इसीलिए मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन पे कमांड बैठे कि आप लोग इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। डरना नहीं है, करते जाना है, समझते जाना है जो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया DW। अब हमने टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये देखो, WF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो DF अभी लिखा था हमने, नेगेटिव साइन आप बाहर डाल दो, म्यू एम जी DS भी लिख दो और कॉस थीटा लिख दो, ठीक है, कॉस थीटा लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया। अब हम इस DS कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, DX, क्या लिख देंगे, DX, क्योंकि ये जो ये देखो, ये कितनी मोटी जगह आपने ली है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड DX, ठीक है। तो ये DX है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि DS कॉस थीटा इक्वल टू DX है, देख लो, करो ना, लगाओ यहाँ पे इस राइट ट्राइंगल में, इस वाली राइट ट्राइंगल में लगाओ कॉस थीटा का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपको दिख जाएगा अपने आप। तो इक्वल टू क्या बना, माइनस इंटीग्रेशन, ध्यान से, म्यू एम जी और DX, म्यू एम जी DX, और लिमिट इसकी आएगी 0 to x, 0 to x, मतलब ये जो x डैश है आपका वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, एक 0 से लेके, मतलब ये स्ट्रिप आप यहाँ भी ले सकते थे और लास्ट में यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या वैल्यू वेरी कर रही है x डैश की, 0 से लेके x डैश के डिस्टेंस पे हमने ली थी ना अभी, x डैश डिस्टेंस पे हमने ये स्ट्रिप ली थी, ये जो डिस्टेंस हमने लिया था, जहाँ तक हम ये मान रहे थे कि जिधर डिस्टेंस जो DS है वो एंगल सेम बनाएगा किसके साथ, फोर्स के साथ। तो ये हमने लिख दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, DX की इंटीग्रेशन x होती है, तो अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस म्यू एम जी एक्स। बस अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब रहा ही कुछ नहीं,
अब आपने क्या करना है, मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ, एक बार आपने क्या किया था पहले भी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, देखो देखो क्या किया हमने, डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू एफ फ्रिक्शन वाला, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू एम जी एच। ये मैंने आपको बताया एम जी एच कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि डब्ल्यू एफ इज़ इक्वल टू एम जी एच माइनस डब्ल्यू एफ, ठीक है। यहाँ से आ गया आंसर, एम जी एच प्लस म्यू एम जी एक्स, आंसर आ गया। दैट्स इट, दैट्स इट। बस इसकी ये कहानी है, इतना आपको समझ आना चाहिए, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, ठीक है। करते जाओ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रक बनाया है मैंने, इस ट्रक के ऊपर एक बॉक्स रखा है आपने, उसकी बैक साइड पे, बैक साइड बिल्कुल ओपन है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है तो बड़ी सिंपल सी बात समझ लेना, ये बॉक्स नीचे गिरेगा ही गिरेगा, 100% गिरेगा। हम फिज़िक्स से भी प्रूव कर सकते हैं, वैसे भी आपको समझ आनी चाहिए, ओनली फ्रिक्शन कैन होल्ड दिस, ठीक है। फ्रिक्शन तो आपने ज़ीरो ली हुई है यहाँ पे, पहली बात ये। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है जो मैंने आपको बताना है कि जब भी आप, अब आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है इसकी, तो स्पीड जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपने इसकी स्पीड बतानी है कि ये बॉक्स जब नीचे गिरेगा इस पॉइंट पे तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी। बड़ी सिंपल सी बात है कि वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मास बिल्कुल स्टेशनरी है, ये थोड़ा हिल रहा है, ये तो ना ये ट्रक के साथ चलेगा, चलता अगर फ्रिक्शन होती तो ज़रूर चलता उसके साथ, लेकिन ये चलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है इन दो के बीच में, फ्रिक्शन नहीं है तो ये बिल्कुल स्टेशनरी है, ट्रक बस आगे निकल जाएगा, ट्रक बिल्कुल आगे निकल जाएगा। इसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल स्टेशनरी है एम, इसलिए इसकी वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। इसकी वेलोसिटी जो है वो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। आपने समझना है इस बात को कि यहाँ पे जब भी हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हम जब फ्रेम के हिसाब से ये बात करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है वो हमेशा फ्रेम डिपेंडेंट होती है, वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया है। इसीलिए जब आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हो तो इस मास के ऊपर जब हम बात करूँगा तो ये बिल्कुल नीचे गिरेगा ही गिरेगा, इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। अब हम उन प्रॉब्लम्स के अंदर एंटर किए हैं, मैं जब मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बात करूँगा तो ट्रक के रिस्पेक्ट में जब बात करूँगा तो मुझे ये बताना है कि ये ब्लॉक गिरा क्यों, ठीक है। गिरा क्यों, तो उसके लिए आपको बड़े अच्छे से मालूम है, जब आप बनाओगे तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स आएगी, जो ट्रक पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, जो ट्रक पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये ट्रक विद एन एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। विद एन एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ चल रहा है, इसलिए जब ये एक्सेलरेशन आगे ए की तरफ चलेगा तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगी। वो जब सूडो फोर्स लगेगी तो सूडो फोर्स जो वर्क डन करेगी, अब हम कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें सूडो फोर्स के वर्क डन की बात भी मैं करूँगा और आपको बताऊँगा कि सूडो फोर्स जहाँ पे भी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए ये सारा किस तरह से चलता है सिस्टम, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमने करना है यहाँ, ठीक है। तो ये बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे थी ग्राउंड के हिसाब से, इसलिए हमने v इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू ट्रक की बात करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ आपको। ट्रक की एक्सेलरेशन है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बात करेंगे तो उस समय आपका नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन भी जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर भी हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ फ्रेम डिपेंडेंट, इसलिए वो बहुत मैटर करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, सिर्फ ट्रक की डिस्प्लेसमेंट है, ट्रक तो आगे निकल गया, बस ये बेचारा खड़ा रह गया और ट्रक उसके नीचे से निकल गया, यू कैन फील इट लाइक दिस, ठीक है। तो क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, और जब जिस समय आप इसको ट्रक वाला देखेगा, ट्रक वाले को लगेगा ओ यार ये तो डब्बा गिर गया नीचे, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है मान लो वो यहाँ बैठा हुआ है, जो ऑब्जर्वर है वो मान लो यहाँ बैठा है, उसके लिए तो ये पीछे की तरफ जा रहा है और ये यहाँ गिर गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। अब मैं जब विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बात करूँगा ना, तो मैं देखूँगा कि इसके अंदर क्या देख रहा हूँ मैं, कि एक फोर्स ऐसी है जो इसको नीचे गिरा रही है, वो कौन है, वो है सूडो फोर्स। वो कौन सी फोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड सूडो फोर्स, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एम ए। कैसी होती है, वो ट्रक जिस डायरेक्शन में चल रहा है उससे उल्टी उसकी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन उसकी वही लेनी है, मास लेना है उस बॉक्स का एम, ठीक है, जो नीचे गिर रहा है, जो बॉडी नीचे गिर रही है, ठीक है। ये वाली अब इसका वर्क डन, अब हम पता क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम थी वो थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखना कैसे। वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है भाई यहाँ, प्लस
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो भी नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन तो ज़ीरो दी हुई है, प्लस सूडो फोर्स। दिस इज इंटरेस्टिंग, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। और ये सूडो फोर्स कब पिक्चर में आएगी? व्हेन योर ऑब्जर्वर, जिस रिस्पेक्ट में आप ये बात कर रहे हो सारी, क्योंकि आप जब भी वेलोसिटीज देते हो ना तो वो किसी के रिस्पेक्ट में देते हो, हम नॉर्मली लिखते नहीं है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती हैं। लेकिन अब यहां पे जब ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है तो हमें बोला कि हमारा ऑब्जर्वर जो है इस समय वहां है, इसलिए सूडो फोर्स आएगी, तो उसका वर्क डन भी कंसिडर करना है। इक्वल टू डेट इज डेल ई, डेल ई मतलब हो गया E2 माइनस E1, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आ गया आपका। ये दोनों तो जीरो हैं, इसलिए वर्क डन बाई क्या आएगा? सूडो फोर्स। तो वर्क डन बाई सूडो फोर्स इज इक्वल टू क्या निकालेंगे हम? देखो, वर्क डन बाई सूडो फोर्स इज इक्वल टू MAS, इज इक्वल टू MAS, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर। तो आंसर आ गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी की तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ, तो MM यहाँ से कैंसिल हो गया, तो V इक्वल टू क्या आ गया? 2AS का अंडर रूट। तो ये इसका आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ आपको ये बताना था कि किस तरह से ऑपरेट करेंगे। अगला क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसमें थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको ज़रा अच्छे से करेंगे। ये एक आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जिसके अंदर ये एक स्फीयर है, जिसके ऊपर एक बॉडी है, एक ब्लॉक है ऑफ मास M। ठीक है, ये ब्लॉक मास M का जो है वो ऑब्वियसली जब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा आगे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ क्या करेगा? स्लाइड करेगा। ठीक है, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। जैसे ही नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो इस पॉइंट B पे मुझे पूछा है कि बताओ इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी? ये भी सूडो फोर्स यहाँ पे लग रही है। अब आपको पता ही है, उसको कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। W एक्सटर्नल प्लस W क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस WP। तो नॉन कंजर्वेटिव और एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगी? आपकी इक्वेशन आएगी यहाँ पे WP इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की ये सारी कहानी है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं है। वर्क डन बाय सूडो फोर्स अगर एक बार आपको आ गया तो आपको काइनेटिक एनर्जी का चेंज वगैरह सब निकालना आ जाएगा। आओ देखें ज़रा कैसे करेंगे इसको। सबसे काम पहला मैं आपको सिखाता हूँ एक चीज़। आप देखो, ये है आपका सूडो फोर्स MA, और आपको मैंने एक दिन बताया था कि जब आपकी फोर्स डायरेक्शन चेंज ना करे तो आपने सिर्फ क्या लिखना है? उसका वर्क डन बाय दिस सूडो फोर्स MA इक्वल टू क्या लिखना है? देखो मैं बताता हूँ आपको, MA इंटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लिख देना है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट? देखो ये क्योंकि कर्व्ड पाथ है, एंगल हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा, इसलिए हर जगह किसका एंगल? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे लगभग एंगल ज़ीरो बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल कहाँ ज़ीरो बन रहा है, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये डिस्प्लेसमेंट ये आ रही है, यहाँ एंगल लगभग ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, ये भी ज़ीरो। तो आगे एंगल हर जगह चेंज हो रहा है। लेकिन एक ट्रिक हमने सीखी थी कि जब आपकी जो फोर्स है अगर वो डायरेक्शन चेंज ना करे, ठीक है, अगर वो डायरेक्शन चेंज ना करे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि सूडो फोर्स की डायरेक्शन तो यही रहनी है, तो आपका जो WP आएगा दैट इज इक्वल टू MA, यानी कि सूडो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हुई है, ये, ठीक है, ये आपका R है, आप देख सकते हो, ये भी R है, ये भी तो R है, ये R है। आपको ये चाहिए, ये एंगल थीटा है, तो इसका आंसर आएगा, आप ये ट्राइंगल ले लो, आपको डायरेक्ट नज़र आना चाहिए। ये परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने बनाया है दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? R, तो R साइन थीटा। तो हमने WP इक्वल टू क्या लिख दिया? WP इक्वल टू लिख दिया MAR साइन थीटा, MAR साइन थीटा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको काट दो, ठीक है। तो ये आपका आ गया WP। तो ये इंटरेस्टिंग बात थी पहली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग बात थी। उसी की डायरेक्शन में गेम हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी की डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस MAR साइन थीटा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। K1 0, U1। अब U1 निकालते टाइम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ स्प्रिंग वाली थोड़ा है कोई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको लगेगा आप लेंगे कहाँ से?
पहली बात तो ये रेफरेंस किसको लें, तो इसी को रेफरेंस क्यों नहीं ले लेते, इसी को रेफरेंस ले लो, ज़्यादा सिंपल रह जाएगा। तो इक्वल टू 0 लिख दिया, ध्यान देना प्लीज़। K2 यही तो मुझे निकालना है, यही मुझे मालूम नहीं है, वो इसी के कारण तो जब ये K2 निकलेगा तभी वेलोसिटी निकलेगी, इसलिए मैंने हाफ mv² लिख दिया, जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी ऐसी, दिस इज़ v, ठीक है। तो ये आ गया हाफ। U2 कितना होगा, ये इंटरेस्टिंग है। अब U2 देखना, U2 कितना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, कितना डिस्प्लेस हुआ ये वर्टिकली, इतना, ये देखो इतना, ये देखो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये देखो, ये इसको आप इसमें बनाओ, इस कलर में, ये जो मैं रेड में बनाऊंगा ना, इतनी डिस्प्लेसमेंट है इसकी वर्टिकल। तो U2 कितना, और नीचे आ रहा है, नीचे, क्योंकि तुम 0 बना चुके हो ना, इसको तुम 0 मान चुके हो, इस पोजीशन को, यहाँ पे आपने U1 इसी को 0 माना, ठीक है। तो U2 इक्वल टू क्या होगा, U2 इक्वल टू होगा, ये वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है, ये वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये वैल्यू कितनी होगी, इसको निकालना है मैंने। तो ये होगी, ध्यान देना, मैं बताता हूँ अच्छे से, आप एक चीज़ ध्यान देना प्लीज़, मैं बताता हूँ आपको। ये टोटल आ रहा है, ये कितना है, ये है r cos थीटा, ये कितना है r, और टोटल कितना है ये यहाँ से लेके यहाँ तक r, तो r माइनस, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए कितना नीचे आया, तो उसके हिसाब से आएगा mg r माइनस r cos थीटा। तो U2 इक्वल टू कितना आ गया, mg r 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन गया आपका U2। अब आपके पास सिर्फ कैलकुलेशन की गेम है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट वाइज मैंने पूरा बता दिया कि किस तरह से ये चल रहा था, क्या इसमें गेम थी। तो अब आपने ये सब कैलकुलेशंस कर ली हैं, मैं आपको बता देता हूँ। WP इक्वल टू, मैंने पहले भी आपको बताया, इक्वल टू K2 माइनस K1 प्लस U2 माइनस U1, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। K2 K1 सब वैल्यूज़ मैंने अभी आपको लिख के दी, WP की वैल्यू भी अभी आपको लिख के दी, वहाँ से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं। स्पीड 1/, हाँ, ये जो WP कितना निकाला था आपने, WP निकाला था MAR साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद K2 कितना था, K2 हाफ mv², यही हमने V निकालना है यहाँ से, ठीक है। K1 0, U2 मैंने अभी बताया आपको, U2 अभी बताया, नेगेटिव था, कितना निकाला था हमने, mg था, mg r 1 माइनस कॉस थीटा, ये था आपका U2, ठीक है। और फिर आ गया U1 माइनस U1 कितना था, 0, U1 0 था, ये लो, तो सारे कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको अल्टीमेटली वैल्यू मिल जाएगी V की, थोड़ा बड़ी आएगी वैल्यू, डोंट वरी, ठीक है। तो बस ये सारा मैथमेटिक्स है, आगे बाकी कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैंने फिजिक्स का आपको सारा बता दिया कि इसमें क्या क्या किस तरह से चलेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा चीज़ें और भी क्लियर होती हैं, बाकी इसमें कोई इतना मुश्किल कुछ भी नहीं था। एक तो आप किसी को भी 0 मान सकते हो, आप घबराना नहीं इस चीज़ से कि आपने इसी को कैसे GPE 0 ले लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 ली ना हमने, आप इसको 0 मान लो, इसको 0 मानोगे तो इसकी लेनी पड़ेगी, फिर आपको उसकी प्लस आएगी, इसकी माइनस आएगी, सॉरी इसकी 0 आएगी तो इसकी प्लस आएगी, हमने इसकी 0 ली तो ये माइनस आई। वही मैंने आपको टेबल और उसकी एग्जांपल भी दी थी पिछले कुछ वीडियोस में, तो बस उसी तरह से चलता है ये सब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से करो इनको। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका अब आएगा, तो तब देखते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा आपको। थैंक यू।